हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 से 8 को सीटेट का 2019 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये हमारा आपका एसएसटी का पेपर होने वाला है, जो कि आपका टोटल 60 मार्क्स का आता है। तो आज हम लोग इसको अभी हम लोगों ने पिछले दिनों कल हम लोगों ने 2018 का पेपर सॉल्व किया था, और हम लोग उसी क्रम में 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। और ये लगातार मैं डेली आपको, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ पीवाईक्यू और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट कराते रहूँगा, कि ताकि आपकी परीक्षा अच्छे से हो जाए। और ये जो आपको जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं पीवाईक्यू हैं, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, या कहीं कहीं कभी कभी सेम टू सेम उठा के भी ले लिया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए, और साथ ही साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? कौन सी एक विशेषता एथेनियन लोकतंत्र की नहीं थी? कौन सी? 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, या सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, या मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभी सभाओं में नागरिक उपस्थित होते थे, या कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो ये जो नहीं वाला जो ऑप्शन है पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको बड़ी ध्यान से आप लोग देखिएगा। नहीं, जल्दबाजी में नहीं वाला हाँ में मत कराइएगा। तो पहला दूसरा क्या कह रहा है कि सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे सेवाएं देनी होती थी। तीसरा क्या कह रहा है कि मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। तो बिल्कुल सही बात है, सभी नागरिकों को उपस्थित होना अनिवार्य था। चौथा क्या कह रहा है कि कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। बिल्कुल सही है, लॉटरी के माध्यम से ही कई पदों पर नियुक्तियां की जाती थी। लेकिन जो पहला ऑप्शन है, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त नहीं थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत सही हो जाता है। तो ऐसा नहीं था, यही ऑप्शन सही है, इसके हिसाब से नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी? ऑप्शन है, उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बना लिया गया, या उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया, या वे उपहार लाते थे या उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे, या उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दे दी गई। तो यहाँ पर दक्षिणापथ के शासकों के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में दक्षिणापथ, उत्तरापथ और बाकी राज्यों के लिए भी ये चारों ऑप्शन के लिए एक एक नीतियाँ थी। और क्या थी? तो सबसे पहला क्या कि उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बना लिया गया। तो ये उत्तरापथ के शासकों के लिए था, ये उत्तरापथ के शासकों के लिए ऐसा किया जाता था, ठीक है। उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका जाता था और उनके शासन को, राज्य को अपने अंग में, अपने साम्राज्य के अंग में मिला लिया जाता था। और साम्राज्य को अंग में मिलाने की नीति को प्रशबोधकरण बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रशबोधकरण नीति बोलते थे, ठीक है। प्रशबोधकरण नीति बोलते थे, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह किया था। तो ये समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों के विवाह, ये श्रीलंका के और उसके आसपास के राजा, श्रीलंका के राजा थे राजा मेघवर्मन। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन के पुत्री से समुद्रगुप्त ने विवाह किया था। तो ये श्रीलंका और आसपास के देशों के लिए यह नीति थी। तीसरा क्या है कि वे उपहार लाते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। यह पहला उत्तरापथ के लिए है, उत्तरापथ, ठीक है। और तीसरा क्या है, उपहार लाते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे और साथ ही साथ उनके दरबार में उपस्थित होते थे। तो ये नेपाल और उत्तर पूर्वी के 9 गणराज्यों के लिए ऐसा नियम था, ठीक है। तो ये नेपाल और उत्तरी पूर्वी के 9 गणराज्यों के लिए नियम था, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है कि उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन में शासन करने की अनुमति दी थी।
तो यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन जो है दक्षिणापथ के शासकों के लिए था। ठीक है, दक्षिणापथ के शासकों के लिए ये नीति अपनाई गई थी। और इस नीति को क्या कहा जाता था? तो इस नीति को आपको ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई गई और इसी को ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति भी कहा जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मैं फिर से आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 है। कि कला रूप और नामावली दी गई है और इसको सही मिलान करना है। पहला क्या कि कला की वह तकनीक जो असली जैसे तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। नयनाभिराम चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्य को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, ये रूप चित्रण। या भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली धन संपदा, ये इतिहास चित्रकला थी। या ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला क्या थी, वह इसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, उसको हम लोग तैल चित्रकला बोलते थे। क्या बोलते थे? उसको हम लोग तैल चित्रकला बोलते थे। तो पहला का फोर्थ सही हो जाएगा, पहला का फोर्थ, देखिए यहाँ पे आ रहा है फोर्थ। दूसरा क्या करेगा? चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्य को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, तो उसको हम लोग नयनाभिरम बोलते थे, नयनाभिरम। तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली धन संपदा और रूप राप दर्शाती थी, तो इसको हम लोग रूप चित्रण बोलते थे। और ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला को इतिहास की चित्रकला बोलते थे। इसका पहला आंसर सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों में हुआ? ऑप्शन है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरई या दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता या सूरत, मदुरई या दिल्ली। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विकास सूरत, माफ़ कीजिएगा, बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? व्यापारिक केंद्रों का पूछ रहा है, तो वह कौन कौन सा था? तो सूरत, मद्रास और कलकत्ता, इन प्रेसिडेंसियों में, इन बम्बई, मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंसियों में विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, मद्रास और कलकत्ता के व्यापारिक केंद्रों से हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। दूसरा क्या कह रहा है कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व के विश्वास में समाहित हो गए। ऑप्शन है कि ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत है। तो पहला क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों के रूप में, मूर्तियों के रूप में दिखाई गई है। नहीं, बिल्कुल गलत है, कुछ एक जगह नहीं दिखाई गई है। बौद्ध धर्म की जो रूप है उसको बहुत जगह दिखाई गई है, कुछ एक रूप में तो दिखाई नहीं गई है। और दूसरा क्या कह रहा है कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व के विश्वास में समाहित हो गए। तो दूसरा ऑप्शन तो सही है, दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट का सही है कि महायान बौद्ध के आने से पहले ही बोधिसत्व के विश्वास में समाहित हो गए थे। और
बोधिसत्व में ऐसे ही व्यक्ति जो निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे परंतु अन्य लोगों में निर्वाण की सहायता करने के लिए आते हैं, उन्हीं को महायान के अंतर्गत बौद्ध ज्ञानिक से बोधिसत्व के विश्वास में समाहित हो गए थे। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसमें कौन सा ए गलत है, बी सही है, दूसरा स्टेटमेंट इज दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी लंबा है कि महालवारी और रैयतवारी, ठीक है, राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी के बारे में बता रहा है। तो महालवाड़ी और रैयतवाड़ी पहले एक कथन देख ले रहे हैं, ये क्या कह रहा है। महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। क्या ऐसा था? दूसरा क्या करेगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नहीं तो इसमें गड़बड़ होता है। महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व की कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करता है, या केवल बी दो राजस्व की व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करता है, या तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कि ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्था के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, और चौथा क्या कह रहा है कि ना तो ए और ना बी दो राजस्व के बीच में अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्था के बीच के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ठीक है, रैयतवाड़ी में भी ऐसा ही होता था और महलवाड़ी की व्यवस्था में भी महलवाड़ी व्यवस्था में गांव का मुखिया पूरे गांव का कर इकट्ठा करता था, राजस्व इकट्ठा करता था और कंपनी को देता था, जबकि रैयतवाड़ी में सीधा किसानों से कर वसूला जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? खानकाह, ईदगाह या दरगाह या गुलफरोशा। ठीक है, तो सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत का जो मकबरा है उसको हम लोग दरगाह कहते हैं। ठीक है, सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहे जाते हैं, और जहाँ पे लोग बैठकर ईद के मौके पर ईद का नमाज अदा करते हैं उसको ईदगाह कहा जाता है। और खानकाह किसे कहते हैं? तो खानकाह जहाँ पे सूफी संत बैठने और विश्राम करने की जगह को खानकाह कहा जाता है। और साथ ही साथ गुलफरोशा क्या है? तो गुलफरोशा एक त्यौहार है, इनको त्यौहार का नाम गुलफरोशा है। तो फिलहाल ये सूफी संत के मकबरे को पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दरगाह कहा जाता है सूफी संत के मकबरे को। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा? रामानुज के द्वारा, एकनाथ के द्वारा या बासवन्ना के द्वारा या सखुबाई के द्वारा। तो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत रामानुज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और 11वीं शताब्दी में रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत को लाया था। और विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत में यह वैष्णव मत को मानने वाले थे, और इन्होंने भक्ति मार्ग की प्रसार करने का मार्ग अपनाया, और इन्होंने गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा था, जो कि रामानुज की कुछ पुस्तकें हैं जिसका नाम है वेदांत सार, वेदांत संग्रह, भगवत गीता, टीका आदि रामानुज द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, किताबें हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1772 में स्थापित की गई अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला का कथन क्या करेंगे, यह एक फौजदारी अदालत थी 1772 के दीवानी के हिसाब से, या बी स्टेटमेंट कर गया यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो क्या कह रहा है कि
यह एक फौजदारी अदालत थी। तो दीवानी अदालत फौजदारी कैसे हो सकती है? दीवानी दीवानी होती है, फौजदारी फौजदारी होती है। तो ये गलत तो ऐसी ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि ये यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यह फौजदारी अदालत स्थापित की गई थी। और इसमें यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में ही यह चलाया जाता था यह अदालत। और जिला अदालत के नीचे रजिस्ट्रार की अदालत होती थी, इसके प्रधान भी यूरोपीय वासी भी होते थे। और इसके नीचे भी एक छोटी अदालत होती थी जिसके प्रधान भारतीय जज होते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही होता है। तो इसके हिसाब से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए गलत है, बी सही है। 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, गैरिसन नगर से अभिप्राय है। गैरिसन नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करता है उसे गैरिसन कहा जाता है। या किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं उसे गैरिसन कहा जाता है। या वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादक केंद्रों का माल को बेचा जाता है उसे गैरिसन कहा जाता है। या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर है उसको गैरिसन कहा जाता है। तो गैरिसन जो जहाँ पे किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे उसी को गैरिसन कहा जाता था। ठीक है, किलेबंद नगर को गैरिसन कहा जाता था। और इसी नगरों में ब्रिटिश शासनकाल में इन नगरों का उदय बहुत हुई। ये नगर बहुत बने थे और इन्हीं नगरों को छावनी की नगर भी कहते थे, छावनी नगर भी कहते थे। ठीक है, और बाद में ये चल के कैंट वेंट बन गया है। अभी इस समय कैंट है, और जो कि इस समय उसका नाम तो उस समय के जो थे ये उनमें प्रमुख अम्बाला, जालंधर, उधमपुर आदि इत्यादि ये सब आपकी गैरिसन नगर थे, जिनको अभी चल के कैंटोनमेंट जोन कहते हैं, छावनी नगर भी कहते हैं या कैंटोनमेंट जोन भी कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय क्या होगा? कारण इसका कह रहा है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 अंश पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों का सही चयन कीजिए कि ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है एक ही, या ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या कह रहा है कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे होंगे, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। बिल्कुल सही बात है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, और दूसरा क्या कहेगा कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 अंश पूर्व में स्थित है। तो ये तो एकदम सही बात है, 82.5 अंश पूर्व में स्थित है। और ग्रीनविच रेखा आपके मिर्ज़ापुर के नैनी से होकर गुजरती है, जो कि भारत का ग्रीनविच टाइम 5 घंटा 30 मिनट लंदन से आगे है, GMT से। ठीक है, ग्रीनविच टाइम से आगे है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 5.5 घंटा जब आगे है तो जब लंदन में 2 बज रहे होंगे तो 2 में 5 5.5 घंटा जोड़ दीजिए तो 5 2 7 7:30 बज रहे होंगे इंडिया में, भारत में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ए और आर दोनों एक की व्याख्या भी करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्या कह रहा है कि कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है जिससे के कारण वहाँ से एक से अधिक मानक समय अपनाई गई है। दूसरा क्या कह रहा है कि पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, या प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो पहला क्या कह रहा है और ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए और बी सही है लेकिन सी गलत है, ए और सी सही है और बी गलत है, बी और सी सही है लेकिन ए गलत है, या ए बी सी तीनों
सही है। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाई गई है, बिल्कुल सही है। जैसे कि रसिया में ही लगभग 20-21 टाइम है, 20-21 मानक समय है, तो ये तो बात ऐसी स्टेटमेंट सही हो चुका है, ठीक है। चाइना में भी है, अमेरिका में भी है, यूएस में भी है। दूसरा क्या कह रहा है कि पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, तभी तो 24 घंटा होता है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया है। और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के अंश को घेरता है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक समय 15 डिग्री के देशांतर को ही घेरता है, जो कि तभी तो इसको 12 जोनों में 12 जोन के 180 डिग्री या उत्तर रेखा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से बांटा गया है, और 15-15 डिग्री को जोड़ के आपका 24 घंटा समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4 इज द राइट आंसर। ए बी सी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों को सही क्रम में लगाना है, ठीक है। वायुमंडल की परतों, पहला क्या कह रहा है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल या क्षोभ मंडल। दूसरा क्या कह रहा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। या तीसरा है कि बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और चौथा मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से नीचे से शुरू करके ऊपर की परतों को लगाना है, तो सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहले आपके पृथ्वी की सतह में सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, क्षोभ मंडल आता है, ठीक है, यहाँ पे है। फिर उसके बाद समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर मध्य मंडल आता है, मीजोस्फेयर। फिर बाह्यमंडल, वायुमंडल आता है, थर्मोस्फेयर। फिर बहिर्मंडल आता है, एक्सोस्फेयर। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? मैं जहाँ ज़रूरत हो उस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, और जहाँ ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको बेसिक चीज़ है, ये आप लोग कक्षा 5-6 में पढ़े होंगे। समताप मंडल, वायुमंडल, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कोई अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद किया होगा तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? पहला कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह के 66.5 अंश का कोण बनाता है, इसलिए होता है। या मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 अंश दक्षिण पर पड़ती है, इसलिए होता है। या पृथ्वी का परिक्रमण एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होने के कारण होता है। या पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमने के कारण आभा मंडल बनता है, इस कारण ऋतु के परिवर्तन ऋतुएं होती हैं। तो पहला क्या करें कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर कच्ची सतह के 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसलिए ऋतु होती है। तो नहीं, कोण तो बनाता है लेकिन इसलिए ऋतु नहीं होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है, तो इसलिए ऋतु होता है, बिल्कुल नहीं, यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष में झुके होने के कारण होता है, बिल्कुल सही। पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ही ऋतुएं बदलती हैं, और पूरे 365 दिन पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। तो एक चक्कर 6 आवर, 365 डेज 6 आवर, तो एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के सूर्य को इतने टाइम लगते हैं। और इसी टाइम थोड़ा सा झुका भी रहता है, पृथ्वी का अक्ष झुका भी रहता है, तो इसलिए 6 माह उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य से दूर होता है, इसलिए वहाँ दिन छोटे होते हैं। और वही उत्तरी गोलार्ध में 6 माह उधर होता है, तो दिन यहाँ पे छोटे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऋतुएं इस कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है?
तो 78% नाइट्रोजन है। तो ऐसे ही से सबसे आसान क्वेश्चन, ये तो आप लोगों ने बेसिक क्वेश्चन ही आप लोग कक्षा 2, 3, 4, 5 में पढ़े होंगे। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपका लगभग 20% में है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका लगभग 0.03% है, और हीलियम कितना है, तो हीलियम आपका 0.005% है। ठीक है, क्लियर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि ए कथन क्या है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। दूसरा क्या है कि लेब्राडोर एक गर्म धारा है। और तीसरा क्या है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये तो बिल्कुल सही है कि मत्स्य क्षेत्र इस क्षेत्र को उस विश्व की सबसे बेस्ट क्षेत्र मानी जाती है मत्स्य क्षेत्र, यानी कि मछली निकालने के लिए। ठीक है, फिशिंग के लिए। तो वहाँ सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं जहाँ गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या करेगा कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। तो बिल्कुल सही, ठंडी धाराओं का काम यही होता है कि ये ठंडी धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ के तापमान को घटा देती हैं, और जिधर की ओर जाती है और जिधर से निकलती हैं उधर मैंने जहाँ जाती हैं वहाँ ठंडा कर देती है तापमान, ठंडी धाराएं। तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि लेब्राडोर एक गर्म धारा है। बिल्कुल गलत है, लेब्राडोर गर्म धारा नहीं है, लेब्राडोर एक ठंडी धारा है। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, ए और सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, ए और सी सही है। 2 इज द राइट आंसर। लेब्राडोर, देखिए ठंडी धारा कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। बेंगुला, कैनारी, लेब्राडोर, फाकलैंड, हम्बलोट, क्यूराइल, कैलिफोर्निया इत्यादि, ये जितनी भी धाराएं हैं वो ठंडी धाराएं हैं, जिनमें से एक लेब्राडोर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हिमोड़, माफ कीजिएगा, समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस या तटबंध। तो हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो हिमनद के निक्षेपण को हम लोग हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं। और बड़े बड़े हिमखंडों को हिमनद कहते हैं। ठीक है, जो अपने भार के कारण नीचे खिसकते रहते हैं और इसके हिमनद के पिघलने पर जो निक्षेप बनता है उसी को हम लोग हिमोड़ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ऑप्शन है कथन ए है कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। बी है कि इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास स्थल कहा जाता है, या शीतोष्ण पर्णपाती वन कहा जाता है, या शंकुधारी वन कहा जाता है, या भूमध्य सागरीय वनस्पति वन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो क्या कह रहा है कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है और इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। तो यह शंकुधारी वन कहा जाता है, इसको कॉन्फेरियस फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और शंकुधारी वन को ही टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है कि मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक चाप झील चिन्हित है। ऑप्शन है कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित हैं, या भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कतन और दहन की कृषि की जाती है।
तो क्या कह रहा है कि इसमें नहीं पूछा जा रहा है कि मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक चाप झील चिन्हित है, तो बिल्कुल सही, ये तो स्टेटमेंट सही है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, बिल्कुल सही, ये भी है। और तीसरा क्या कह रहा है कि डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, बिल्कुल सही। मैंग्रोव सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में सुंदरवन की डेल्टा तो बनती है गंगा नदी में, तो ये भी सही है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन की कृषि की जाती है, नहीं, यही गलत स्टेटमेंट है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र का कर्तन और दहन कृषि नहीं की जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नहीं पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50 है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, क्यों तैर सकते हैं तैराक मृत सागर में? ऑप्शन है पौने सागर जल की तरह सतह पर तीव्र गति से चलती है इसलिए तैर सकते हैं, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक होती है इसलिए चल सकते हैं, या यह सागर निम्न ज्वार भाटाओं की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटा से अधिक अनुभव कराता है इसलिए चल सकते हैं, या नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है इसलिए तैराक मृत सागर में चल सकते हैं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, नमक की मात्रा तैराक मृत सागर में ज़्यादा रहती है इसलिए सागर को ज़्यादा सघन यानी कि ज़्यादा आपका डेंस बनाती है। तो मृत सागर में नमक ज़्यादा होने से इसे साल्ट सी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, संदर्भ ए और बी कथनों को देखिए भूमि उपयोग के संदर्भ में और उसको विचार कीजिए। ए क्या कह रहा है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। दूसरा क्या कह रहा है कि भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। क्या कह रहा है कि ए सही है और बी गलत है, ए गलत है बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? पहला क्या कह रहा है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। घर भी बना सकते हैं, बागवानी भी कर सकते हैं, चारागाह भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। और भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, नहीं, स्थल के द्वारा थोड़ा नहीं होती है, बाकी चीज़ों के लिए भी तरह भी होती है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों गलत है। 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं किस चीज़ में मदद करती हैं? शेल्टर बेल्ट्स। रक्षक मेखलाएं को क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। पवन की गति को रोकथाम कर मृदा के आवरण के संरक्षण में करती हैं, या मृदा में नमी बनाए रखने में करती हैं, या मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में करती हैं, या अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा को क्षय को बचाने में करती हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स है ये पवन की गति को रोक करके और मृदा के आवरण को संरक्षण करने में करती हैं रक्षक मेखलाएं, शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये मेनली तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में इस विधि द्वारा पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा के आवरण को बचाया जा सके। ऐसे लाइन से लगाया जाता है, ठीक है, देखे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? थिकनेस ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा की कितना मृदा छोटा है या मोटा है या बड़ा है, मोटाई कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है उच्चावच, समय, या वनस्पति जात, प्राणी जात, या जलवायु। तो वो समय करता है, टाइम करता है और कुछ नहीं करता है। कौन सा करता है? समय करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकृत किया जा सकता है, किस तरह? वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या अजैव संसाधन, या सर्वव्यापक संसाधन या स्थानिक संसाधन।
तो यही वितरण के आधार पर यही ऑप्शन सबसे उचित होता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत सर्वव्यापक संसाधन और अस्थायी संसाधन के रूप में ही किया जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है। 55 नंबर है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती है वह विविध समाज के संदर्भ में सही है। बिल्कुल गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। वह दूसरा क्या करेगा, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। बिल्कुल गलत, ये भी नहीं है। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या करेगा, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। ये विविध समाज का, डाइवर्स सोसाइटी का सच्चा एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, या महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, या महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो कौन सा इसमें रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो वाहन, क्या महिलाएं बहुत भावुक होती हैं? बिल्कुल सही, ऐसा तो होता है। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, ये भी होता है। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ये भी होता है। लेकिन महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, यही रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थर्ड नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? ऑप्शन है महिलाओं के लिए मताधिकार, या महिलाओं के लिए नौकरशाही में भूमिका का अधिकार, या धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, या श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो नारी मताधिकार आंदोलनकारियों में निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मांग थी? तो महिलाओं के लिए मताधिकार, राइट टू वोट फॉर वुमेन थी, और यही मुख्य मांग थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातकों के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था और उनका संकलन किया गया था। दूसरा क्या कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया था और उनकी जैन संकलन किया गया था। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म में ही है, तो जैन वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया था, नहीं, बिल्कुल गलत। इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा नहीं, पहला स्टेटमेंट ही सही होगा कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी और जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उनका लिखा और उनका संकलन किया गया था। जातक कथाएं मतलब होती है कि सामान्य द्वारा लिखी गई कथा को ही जातक कथा कहते हैं, और जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं जिनमें सभी धर्म के सभी मतों को संरक्षित करने का आदेश दिया गया है, नियम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है। 59 नंबर है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो मैं आपको 30 क्वेश्चन करके 2 पार्ट में क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं। तो 59 नंबर पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 60 देखेंगे। 59 क्या कह रहा है कि आईने अकबर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन किया, अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। इसने अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो आईने अकबरी में यही लिखा गया था कि अकबर के प्रशासन के विविध पहलू को और सांख्यिकी के विवरण को प्रस्तुत किया गया था आईने अकबरी में। और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने, या गुरु अंगद ने, या गुरु अर्जन ने, या गुरु तेग बहादुर ने? तो जो गुरु अंगद थे, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, सेकेंड गुरु थे। इन्होंने ही
बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी भाषा में संकलित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।